नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से बात होगी संसद में जारी गतिरोध की। संसद के मॉनसून सत्र का 3 हफ्ता समाप्त हो चुका है। कल चौथे हफ्ते की शुरुआत होगी, यानी कि 10 अगस्त को चौथे हफ्ते का पहला दिन। और बीते शुक्रवार के दिन, शुक्रवार जो बीता, उस दरमियान आधे घंटे की कार्यवाही के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था और लोकसभा में भी सिर्फ कुछ ही मिनटों की कार्यवाही के बाद भारी हंगामे के बीच दोनों ही सदनों को स्थगित करना पड़ा। और यह समय 10 अगस्त यानी सोमवार को 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सोमवार को कार्यवाही की शुरुआत होगी तो क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो गतिरोध है वो खत्म हो पाएगा, क्योंकि ये आखिरी हफ्ता है और तय समय पर ही संसद का मॉनसून सत्र खत्म भी होने वाला है, यानी कि 13 तारीख को। हालांकि इस बीच खबर ये जरूर है कि जो विशेष सत्र है उसे बुलाने के लिए सरकार की तरफ से आह्वान किया गया है। हालांकि अब ये आने वाला समय तय करेगा कि जो विशेष सत्र की तारीख 16, 17 और 18 अगस्त है, वो उन दिन 3 तारीख में विशेष सत्र बुलाया जाएगा या फिर नहीं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन इस बीच कल जब संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी 11 बजे के बाद, जब एक बार फिर से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी, तो ऐसे में कल एक बहुत ही बड़ा मुद्दा सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। एफसीआरए विधेयक को लेकर चर्चा होगी और कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि एफसीआरए का वो पुरजोर विरोध करने वाली है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि एफसीआरए जो कानून है, जो विधेयक है, उसे पारित करने के लिए ध्वनि मत का इस्तेमाल हो, क्योंकि एक लंबे चर्चा के बाद ही कांग्रेस चाहती है कि इस विधेयक पे सहमति बन सके। क्योंकि जहां सरकार इस विधेयक को लेकर काफी सारे फायदे गिनवा रही है, तो वहीं विपक्ष इसके नुकसान भी गिनवा रहा है और इससे क्या परेशानियां हो सकती है संस्थाओं को, निजी संस्थाओं को, गैर सरकारी संस्थाओं को, उसको लेकर भी वो काफी सारे फायदे नुकसान गिनवा चुका है। तो ऐसे में कल पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर अभिभाषण भी देंगे, भाषण भी देने वाले हैं और विपक्ष को उनके सवालों का जवाब भी मिलने वाला है, क्योंकि विपक्ष एक बात पर लगातार अड़ा हुआ है। जब से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई और जब से जंतर मंतर का मुद्दा समाप्त हुआ, तब से विपक्ष एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि गृह मंत्री के साथ बातचीत करना चाहता है और गृह मंत्री का संसद के अंदर जवाब चाहता है 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। तो ऐसे में उम्मीद पूरी है कि कल गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, जवाब देंगे और इस विधेयक को लेकर चूंकि चर्चा भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि एनडीए के 45 सांसदों के साथ बैठक भी की, नाश्ते टेबल पे ये बातचीत हुई। अब बैठक में किन किन रणनीतियों पर चर्चा हुई, कौन कौन सी रणनीतियां तैयार की गई है, ये कहना भी जल्दबाजी होगी बस। लेकिन जो बैठक को लेकर खबर आई थी वो ये था कि ये बैठक काफी अहम है, क्योंकि इसमें 45 सांसद मौजूद थे और 45 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री की नाश्ते टेबल पे बैठक काफी अहम थी। अब क्योंकि इंतजार जो है वो सोमवार का है, प्रश्नकाल में वित्तीय, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े सवाल भी उठाए जाएंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोमवार को संसद में बहस और चर्चा होगी या फिर हंगामे का सिलसिला यूं ही 4 दिनों तक जारी रहेगा। 10, 11, 12, 13 ये 4 दिन कार्यवाही के और बचे हुए हैं। 19 बैठकें इसमें होनी थी और 4 हफ्ते का ये पूरा सत्र था। बहुत सारी उम्मीदें थी सरकार को इस सत्र से लेकर, लेकिन जो उम्मीदों के साथ कार्यवाही की शुरुआत हुई, पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ऐसा लग रहा है कि हंगामा थमने का नाम नहीं लिया और जितने भी राष्ट्रहित से जुड़े हुए मुद्दे थे, जितने भी विधेयक थे, उन्हें पास कराने में, उन्हें पारित कराने में सरकार को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा। और खामियाजा इसका ये रहा कि अभी भी जो सबसे जरूरी विधेयक है, एफसीआरए, परिसीमन और महिला आरक्षण, ये 3 विधेयक अभी भी अधर में अटके हुए नजर आ रही हैं। उम्मीद पूरी है कि एफसीआरए पर बातचीत होगी सोमवार के दिन। इस विधेयक को जो कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, वो संसद के पटल पर इसे पेश करेंगे और चर्चा संभव हो सके। लेकिन सिर्फ ये उम्मीदें, ये कयास लगाई जा रही हैं सरकार की तरफ से भी और आम लोगों की तरफ से भी, लेकिन विपक्ष की अलग ही रणनीति है, वो जो कि सभी को दिखाई भी दे रहा है। अपनी बात को लेकर अड़िग, अपनी बात को लेकर उनका जो है कि गृह मंत्री आकर जवाब दे तभी बात बनेगी, उससे पहले वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि जब तक गृह मंत्री जवाब नहीं देंगे, जब तक गृह मंत्री बात नहीं करेंगे, तब तक वो संसद को चलने नहीं देंगे। और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है।
और साथ में आपको परिसीमन और एफसीआरए को लेकर मुख्य अहम बिंदु मैं आपको बताती हूं कि ये इतना जरूरी क्यों है और इसके क्या मेन पॉइंटर्स हैं। संसद के मॉनसून सत्र में एफसीआरए संशोधन और परिसीमन से जो अहम मुद्दे यहां पर रहने वाले हैं, जो अहम सवाल रहने वाले हैं, उसको लेकर आपको बताते हैं। एफसीआरए यानी कि विदेशी अंशदान विनियमन कानून में संशोधन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तेज बहस हो सकती है, पूरी उम्मीद है। इस बिल के जरिए विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले संगठनों और संस्थाओं से जुड़े नियमों में बदलाव भी प्रस्तावित है। और साथ ही सरकार का इसको लेकर तर्क है कि विदेशी धन के इस्तेमाल में पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करना बहुत जरूरी है और इसीलिए इस कानून को लागू करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये सरकार अपनी तरफ से तर्क पेश कर रही है। वहीं विपक्ष इस एफसीआरए कानून को लेकर क्या कहता है, इस विधेयक को लेकर क्या कहता है, वो समझिए। एफसीआरए के प्रावधानों को लेकर सरकार पर गैर सरकारी संगठनों की स्वतंत्रता प्रभावित करने का विपक्ष के द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी ओर परिसीमन से जुड़ा हुआ मुद्दा भी संसद की कार्यवाही में एक राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। संसद के सत्र के दरमियान ही दो विधेयक बहुत जरूरी थे सरकार के लिए। पहला था महिला आरक्षण और दूसरा था परिसीमन, और इन्हीं दोनों विधेयक पे ना चर्चा हो पाई, ना इसे संसद के पटल पर पेश किया गया और ना चर्चा संभव हो पाई। और आगे अब इन्हीं दोनों विधेयकों के लिए भी संसद के मॉनसून सत्र के खत्म होने के बाद जो विशेष सत्र है उसे बुलाने की योजना सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये योजना पूरी हो पाएगी क्योंकि विपक्ष को इसके लिए न्योता दिया जाएगा। विपक्ष मानता है, नहीं मानता है, क्योंकि बिना चर्चा के और बिना विपक्ष की मौजूदगी के इस विधेयक को पारित करना भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और सरकार ऐसा नहीं कर सकती। कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वो एफसीआरए का पुरजोर विरोध करेंगे और ध्वनि मत से जो बाकी के विधेयक पास हुए, चाहे वो एंटी पेपर लीक बिल हो या फिर वंदे मातरम हो या फिर जन्म मृत्यु पंजीकरण विधेयक हो, वो ये सारे जो विधेयक थे वो ध्वनि मत के बाद ही पारित हो पाए थे। लेकिन इन बाकी के बचे हुए विधेयकों में महिला आरक्षण, परिसीमन और एफसीआरए, यहां पर सरकार ऐसा नहीं कर सकती। एक लंबी चर्चा की जरूरत है और लंबी चर्चा के बाद ही सरकार इस विधेयक को पास कर सकती है। सबसे बड़ी मुश्किल सरकार के पास इस वक्त यही है। एफसीआरए का पूरा नाम क्या है आप ये समझिए, ये आपको बताते हैं। दरअसल ये है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। और ये कानून भारत में विदेशी चंदे या फिर विदेशी फंडिंग को नियंत्रित भी करता है। इसके तहत एनजीओ, ट्रस्ट, सामाजिक और धार्मिक संगठनों समेत कुछ संस्थाओं को विदेश से मिलने वाले धन के लिए नियमों का पालन करना होता है। सरकार एफसीआरए के जरिए यह सुनिश्चित करती है कि विदेशी फंड का इस्तेमाल तय कानूनी और घोषित उद्देश्यों के लिए हो रहा है या फिर नहीं। एफसीआरए में संशोधन का मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे विदेशी फंडिंग लेने वाली संस्थाओं के नियम, निगरानी और अनुपालन से जुड़े प्रावधान प्रभावित हो सकते हैं। परिसीमन क्या है ये तो हमने आपको बताया, एफसीआरए क्या है। अब परिसीमन क्या है, आसान भाषा में आपको ये भी बताते हैं। परिसीमन का मतलब होता है लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं का दोबारा से निर्धारण करना। परिसीमन के दौरान यह तय किया जाता है कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं क्या होगी और प्रत्येक क्षेत्र में कितनी आबादी का प्रतिनिधित्व होगा। ये परिसीमन में आता है। परिसीमन का एक बड़ा उद्देश्य है निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व को संतुलित करना। भारत में परिसीमन का काम परिसीमन आयोग करता है और जो एक स्वतंत्र निकाय है और उसके फैसले कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लागू होते हैं। परिसीमन का मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा बड़ा है और संवेदनशील भी है, क्योंकि लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण के आसार अलग अलग राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी हिस्सा है और उसके हिसाब से इस पर काफी असर भी पड़ सकता है। खासकर दक्षिण राज्य इस बात को लेकर चिंता जताते रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सीटों के पुनर्वितरण में नुकसान नहीं होना चाहिए। ये दक्षिणी राज्य हैं, उनकी तरफ से उनकी चिंताएं हैं और उनकी तरफ से समस्याएं भी रखी गई हैं। और इसी वजह से
परिसीमन और एफसीआरए दोनों ही संसद में सिर्फ कानूनी मुद्दे नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक और संवैधानिक बहस के विषय में भी आ रहा है। और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी विधेयक है महिला आरक्षण। 33% महिलाओं को आरक्षण देने का जो मुद्दा उठा था कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उस दरमियान महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा सीटों पर, लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये भी अधर में ही अटका हुआ है। पिछले संसद के सत्र के दरमियान महिला आरक्षण बिल को पास कराने की सरकार ने पुरजोर कोशिश की, एक लंबी चर्चा हुई, लेकिन चर्चा पूरी तरीके से बेअसर हुई। विपक्ष ने अपने अलग अलग तर्क दिए, महिला आरक्षण के क्या नुकसान रहे वो विपक्ष की तरफ से दिया गया और यह भी बताया गया कि सरकार इतने आनन फानन में इस बिल को पास कराने के लिए क्यों उत्सुक है और क्यों इतनी ज्यादा यहां पर जल्दबाजी भी कर रही है। ये विपक्ष की तरफ से तर्क दिए गए थे और उसके बाद एक लंबी चर्चा हुई, लंबी बहस हुई, लेकिन विपक्ष ने इस विधेयक को पास नहीं होने दिया और यह विधेयक गिराना पड़ा संसद के अंदर। सरकार को उम्मीद थी, क्योंकि सरकार को इस बारी महाराष्ट्र में एनसीपी की तरफ से भी समर्थन मिला था, शरद पवार की तरफ से पूरी तरीके से समर्थन के सुर दिखाई दिए थे, मुलाकातें हुई थी और पूरी उम्मीद थी कि जो सांसदों का जो आंकड़ा था 2/3 का होता है, किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए संसद के अंदर 2/3 का आंकड़ा होना, 2/3 का समर्थन होना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद ही कोई विधेयक पास हो पाता है, अगर सरकार अपने पक्ष में इसे चाहती है तो ऐसे में पूरी उम्मीद थी सरकार को कि जो नंबर ऑफ काउंटिंग है उसकी संख्या बढ़ी। एनसीपी की तरफ से समर्थन जब मिलता हुआ नजर आया, जब एनसीपी के सुर बदले और शरद पवार की पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि वो इस विधेयक का समर्थन करेंगे, उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि एनसीपी ने भी इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया था और उसका नतीजा ये निकला कि इस विधेयक को यहां पर गिराना पड़ा। तो सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही थी महिला आरक्षण को लेकर कि जो उनके नंबर ऑफ काउंटिंग है उसमें वृद्धि हुई है और ऐसे में अगर विपक्ष चाहे भी तो भी इस विधेयक का विरोध करने के बावजूद इसे रोक नहीं पाएगा। यह विधेयक पारित हो जाएगा दोनों सदनों में और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप भी ले लेगा। पर चर्चा नहीं होने की वजह से यह विधेयक भी अधर में अटक गया और अब जो खबर है उसके मुताबिक विशेष सत्र के दरमियान महिला आरक्षण बिल को पास करा लिया जाएगा और परिसीमन को भी पास करा लिया जाएगा। लेकिन इन 4 दिनों में सबसे बड़ा फोकस सरकार का एफसीआरए कानून ही है। सरकार चाहती है कि जो एफसीआरए कानून है उस पर बातचीत हो जाए, उस पर चर्चा हो जाए और जो कांग्रेस हो या फिर जो तमाम दल हो, क्योंकि इस कानून का सबसे पहले विरोध करने के लिए जिसके सुर सामने आए हैं वो है कांग्रेस। कांग्रेस अपने तमाम सांसदों को पहले ही साफ कर चुकी है कि जब संसद के सत्र की शुरुआत होगी फिर से सोमवार को, तो 10, 11, 12 मतलब 3 दिन उनके सारे सांसद तकरीबन संसद के अंदर मौजूद हों, इस विधेयक का वो विरोध कर सके, क्योंकि मेजॉरिटी से ही बात को अपनी बात को उठाया जा सकता है और दूसरों की बात को दबाया जा सकता है। ये विपक्ष अच्छी तरीके से जानती है। दूसरी बात कि कांग्रेस ने अपने और भी जो इंडिया गठबंधन के दल हैं, घटक दल है, उनसे भी यही अपील करने को कहा कि वो अपने सांसदों से अपील करें कि इन 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा संख्या विपक्ष की संसद के अंदर हो और सरकार की बात को दबाने का काम तभी हो पाएगा जब विपक्ष की मेजॉरिटी बहुत ज्यादा दिखाई देगी। ये विपक्ष अच्छी तरीके से जानता है और यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल स्पष्ट रूप से पहले ही साफ कर चुके हैं। जैसे ही एफसीआरए विधेयक को लेकर बात सामने आई, खबर सामने आई, उन्होंने कहा कि अभी तक जो विधेयकों में चर्चा नहीं हो पाई थी, चर्चा के बावजूद ध्वनि मत से विधेयकों को पास किया गया था, ऐसा हम इस बार नहीं होने देंगे। चर्चा की जरूरत है और हम इस विधेयक को ध्वनि मत से तो बिल्कुल भी पास नहीं होने देंगे। ये पहले ही कांग्रेस अपनी तरफ से रुख साफ कर चुकी है। मतलब ये संसद का मॉनसून सत्र इतना हंगामेदार होने वाला है या होगा, शायद ही सरकार ने कभी अनुमान भी लगाया होगा। 20 जुलाई से इस सत्र की शुरुआत होती है। मैं आपको संक्षिप्त भाषा में पूरा यहां पर समझाने की कोशिश करूंगी। जब 20 जुलाई को इस सत्र की शुरुआत हुई तो उस दरमियान जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और 20 जुलाई को ही छात्रों की तरफ से जंतर मंतर कूच की भी बात कही गई थी। सीजेपी की तरफ से जंतर मंतर कूच की बात कही गई। उसके बाद पूरे दिन बवाल हुआ। 1.5 हफ्ते के बाद लगभग ये पूरा मामला शांत हुआ। जब ये मामला शांत हुआ तो फिर
राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर खूब बवाल हुआ और यहां तक भी चीजें देखने को मिली कि पप्पू यादव साधु के भेष में भिक्षा मांगते हुए नजर आए और उनका साथ देते हुए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद हो, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो या फिर और दूसरे इंडिया गठबंधन के सांसद हो, वो सभी पुरजोर तरीके से सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए थे। और ये मामला फिर से राजनीतिक रूप लिया, विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, हंगामा हुआ, बवालबाजी हुई और FIR तक दर्ज हुआ। मतलब ये दो मुद्दों पर सरकार को लगातार विपक्ष ने घेरने का काम किया है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। और अभी भी अब चूंकि जंतर मंतर का पूरा मामला शांत हो चुका है, सरकार से CJP जो बातें अपनी मनवाना चाहती थी, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या फिर इस कानून के जरिए जो चाहती थी CJP कि अगर कोई पेपर लीक करता पकड़ा जाए या फिर कोई आरोप इसका सिद्ध हो जाए तो उसके लिए क्या किस तरीके से उनको कानूनी सजा दी जाए, उसका प्रावधान वो चाहती थी। सरकार ने ऐसा ही किया। 2024 का जो विधेयक था उसे संशोधित किया और अब सजा का प्रावधान भी बढ़ाया गया और जुर्माने का प्रावधान भी बढ़ाया गया। मतलब CJP की मांगों को सरकार ने मान लिया। इन मांगों को मानने के बाद विपक्ष अब अलग ही सुर में नजर आया। विपक्ष का कहना था कि जो 20 जुलाई को कार्रवाई CJP के छात्रों को, CJP के जो वहां पर प्रतिनिधित्व मंडल था या फिर CJP को जो समर्थन कर रहे थे वो लोग थे या फिर बाहर से आए हुए जो छात्र थे उनका जो समर्थन था, अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई देखने को मिली थी पुलिसिया, कई सारे वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। और उस बर्बरता के बाद विपक्ष ने एक बार फिर से हल्ला बोला और विपक्ष का यही कहना था कि छात्रों पर इस तरीके की कार्रवाई करने का आदेश किसके द्वारा दिया गया और पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को ही इसका जिम्मेदार ठहराया गया। और विपक्ष यही चाहता है कि गृह मंत्री सामने आए, इसकी जिम्मेदारी ले और वो ये स्पष्ट रूप से विपक्ष को बताने का काम करे, देश की जनता को बताने का काम करें कि पुलिसिया कार्रवाई किसके आदेश के बाद हुई। हालांकि ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की विपक्ष यहां बात कर रहा है, सिर्फ पुलिस ने जो कार्रवाई की पूरा सच वो नहीं था। हमने और मीडिया चैनल्स के दरमियान ये भी दिखाया गया और चैनलों पे ये भी चला कि पुलिस के खिलाफ भी किस तरीके का माहौल पूरा वहां पर बनाया गया था, पत्थरबाजी की गई थी, छात्रों ने किस तरीके का उग्र प्रदर्शन किया था और उन चीजों को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज भी हुए, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और पुलिस की तरफ से तमाम प्रक्रियाएं देखने को मिली। ये भी यहाँ इनकार नहीं किया जा सकता, स्पष्ट रूप से देखा गया। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर 20 जुलाई से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर ही है। हर एक नए मुद्दे को लेकर, हर बात को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। नीट पेपर लीक हो, पुलिस की तरफ द्वारा की गई कार्रवाई हो या फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी हो और अब एक नया मुद्दा FCRA और उसके बाद जाहिर सी बात है जब परिसीमन के लिए और महिला आरक्षण के लिए विशेष सत्र को बुलाया जाएगा तो उस दरमियान भी हंगामा तो होगा ही होगा। अगर सरकार की ये कोशिश रहेगी कि वो 3 दिनों के अंदर चर्चा के बाद इन दोनों विधेयकों को पास करा पाएंगे तो ये बहुत जल्दबाजी होगी यहाँ पर कहना, क्योंकि वहां पर भी विपक्ष बवाल तो करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, आप कह सकते, दो मत नहीं कह सकते। तो ऐसे में उम्मीद अब सभी की इसी बात पर टिकी हुई है कि अब आने वाला सोमवार चूंकि कल ही है, 11 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित है। अब आने वाले सोमवार के दिन क्या नया देखने को मिलेगा? क्या सोमवार के दिन ये पूरा बवाल शांत हो पाएगा? क्या सोमवार को बातों का सिलसिला चलेगा, चर्चा का सिलसिला जारी रहेगा या फिर गतिरोध यूं ही देखने को मिलेगा? ये आने वाला समय ही तय करेगा। हमने देखा कि वीरवार के दरमियान भी मल्लिकार्जुन खड़गे किरेन रिजिजू को ये तक बोलते हुए नजर आए और जो सांसद थे उन्हें ये तक बोलते हुए नजर आए कि उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें और दूसरे सांसदों से भाषण क्या बोलना चाहिए, संसद में किस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें सीखने की जरूरत है। बात यहां तक भी पहुंची। हालांकि ओम बिरला के बार बार हस्तक्षेप करने के बावजूद, ओम बिरला के बार बार दखल देने के बावजूद विपक्ष अपनी बातों पर अड़ा रहा और विपक्ष का हंगामा यूं ही जारी रहा। इस बीच आपको याद दिला दें कि वीरवार के दिन, बुधवार और वीरवार के दिन किरेन रिजिजू ने विपक्ष के नेता यानी कि राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की और मुलाकात कर उनकी ये पूरी यही कोशिश थी कि गतिरोध को थोड़ा सा खत्म किया जाए। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। कई घंटों तक ये मुलाकात का सिलसिला चला, बातचीत का सिलसिला चला, लेकिन नतीजा
कुछ भी नहीं निकला, नतीजा बेनतीजा ही रही ये मुलाकात भी। और हो हंगामा शुक्रवार तक यूं ही जारी रहा। सरकार को उम्मीद थी कि शायद अगर राहुल गांधी से बात करने की यहां पर कोशिश होगी, राहुल गांधी अपने सांसदों को समझाएंगे और तमाम विपक्ष के सांसदों को समझाएंगे, तो शायद ये समय की बर्बादी और नहीं होगी। चाहे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संसद का एक एक मिनट कितना कीमती है, समय भी कीमती है, और उस एक एक मिनट को खर्च करने के लिए, देश हित के मुद्दों को संसद के पटल पर रखने के लिए, विधेयकों को पास कराने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं हर मिनट में। और इस गतिरोध की वजह से जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, संसद का समय बर्बाद हो रहा है, और इतना कीमती समय संसद का उस इन गतिरोध की वजह से किस तरीके से पूरा का पूरा बर्बादी यहां पर देखने को मिल रही है, इस बात को भी नकारना मुश्किल होगा। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से जहां पर हो हंगामे का सिलसिला जारी रहने वाला है कल भी, तो वहीं सरकार को पूरी उम्मीद है कि शायद वो विपक्ष को समझा पाएं और इस बचे हुए विधेयकों पर चर्चा कर पाएं और बचे हुए विधेयक को संसद के पटल पर रख पाएं, पास करा पाएं। इसी उम्मीद के साथ कल एक बार फिर से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 11 बजे तक हालांकि सदन की कार्यवाही स्थगित है। 11 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही दोबारा से सुचारू रूप से चलेगी, तो पूरी इसी उम्मीद में सरकार रहेगी कि अब अपने देश हित के मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को पेश करे, बात करे और उन्हें गतिरोध के बावजूद, गतिरोध के बीच में या फिर विपक्ष के विरोध के बावजूद इन्हें पास कराने में सफल हो सके। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।